Hello students and welcome to third set of CG Board Class 8 Science Model Question Papers. फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टेरॉइड्स आर फाउंड इन बिटवीन दीज प्लैनेट्स। एस्टेरॉइड्स जो हैं वो इन प्लैनेट्स के बीच में मिलते हैं। ऑप्शन दिया है मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न एंड जुपिटर, वीनस एंड जुपिटर, अर्थ एंड मार्स। तो जो एस्टेरॉइड्स हैं वो मार्स से जुपिटर के बीच में मिलते हैं, तो हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए को। देन दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिलेशन। इसमें से क्या एक कॉन्स्टिलेशन नहीं है। उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर भी है, ओरियन भी है, लेकिन हेले जो है वो एक कॉमेट है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। देन थर्ड क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस एज कम्पेयर टू वाटर इज। वाटर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन गैस जो है वो हल्का होता है। तो आंसर करेंगे बी, लाइटर, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में है और ये वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो। देन आयरन रस्ट, आयरन जो है उसमें रस्ट लगता है, मतलब जंग लगता है, किसकी वजह से? सिर्फ एयर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ वाटर नहीं, प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, ये करेक्ट आंसर है। मेरा गला ख़राब था, इस वजह से वीडियोस जो हैं वो थोड़े डीले से बने हैं, तो थोड़ा आपको इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल। नोबल मेटल का एग्जाम्पल क्या है? आयरन, कॉपर, गोल्ड या एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्ड। ये एक नोबल मेटल है, बाकी जो हैं वो थोड़े रिएक्टिव नेचर के होते हैं। देन पावर हाउस ऑफ सेल, अभी तक याद हो चुका होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट प्रेजेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होता है, अनियन सेल्स में है, इनर चीक सेल्स में है, प्लांट से हाइड्रा सेल्स में है। ये सारे सेल्स जो हैं वो आपके प्लांट सेल्स हैं। और जो मतलब ऐसा समझो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें है जो कि आपके थोड़े डेवलप हो चुके सेल्स हैं, तो इसमें है। बैक्टीरियल सेल जो है वो बहुत प्रिमिटिव होता है, तो इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ मेटल ऑन द ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से एक लेयर चढ़ा देना मेटल का किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से प्लेटिंग हो रहा है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। When light pass from one medium to another, it deviates from its path. This is called। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? नहीं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट जो है वो बाउंस बैक हो जाता है सेम मीडियम में। फिर दिया है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो नहीं, ये वो फिनोमिना का नाम नहीं है। फिर दिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यस, लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में जाते वक्त जो डेविएट होता है उस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। टेंथ क्वेश्चन, द पॉइंट फ्रॉम विच लाइट रेज पासेस विदाउट डेविएशन इज। लाइट रे जहाँ से बिना डेविएशन के पास हो जाते हैं उसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला जो क्वेश्चन है वो उस टॉपिक से बनता है कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस या मिरर। तो वहाँ पे हम लोग इसको जस्ट इससे पहले सेकंड वाले सेट में देखे थे सारे रूल्स को, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देन फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। तो इन सिंपल वोल्टिक सेल इलेक्ट्रोलाइट इज डैश सॉल्यूशन। सिंपल वोल्टिक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, जो वो भी डाइल्यूट फॉर्म में, तो यहाँ पे आप लिखोगे डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मैन्योर इज कॉल्ड। आर्टिफिशियली जो मैन्योर प्रिपेयर किए जाते हैं उनको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। लेवलिंग द लैंड इज डन बाय डैश मशीन। तो लैंड को लेवल करने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। आफ्टर एंटरिंग ह्यूमन बॉडी द HIV डिस्ट्रॉय डैश सेल्स। HIV जो है वो WBCs को डिस्ट्रॉय करता है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट्स कॉसेस डैश डिसीज़। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से मलेरिया होता है, और वैसे ही क्यूलिक्स मॉस्किटो के बाइट से फेलेरिया होता है, जिसको कि एलिफेंटाइसिस बोलते हैं। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द पोल स्टार। पोल स्टार को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो आउट ऑफ द 7 स्टार्स 3 आर ऑन द हैंडल ऑफ द सॉसपैन एंड 4 इन द प्लेन। Two in the top of the saucepan are called indicating stars. The line joining the points to the pole star. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पोल स्टार को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, ये पूछा। और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में
सॉस पैन को, जो कि एक कॉन्स्टिलेशन है, उसको एक्सप्लेन कर दिया कि उसमें कहाँ पे कितने स्टार्स रहते हैं और वो पोल स्टार को इंडिकेट कर रहा होता है, ये सब। आप यहाँ पे सिंपली ये लिख सकते हो, द ब्राइटेस्ट स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्थ पोल इज द पोल स्टार। या फिर और थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके अपने ओन वर्ड्स में, कि जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है और बड़े साइज का होता है, और वो स्टेशनरी नज़र आता है, जो हिलता नहीं है अपने पोजीशन से, इसी को ही हम लोग पोल स्टार बोलते हैं। तो ऐसा स्टार अगर दिखे तो हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये पोल स्टार है। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ क्लियर इमेज कैन बी विजुअलाइज्ड। मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए जिसके बाद एक क्लियर इमेज जो है वो देखा जा सकता है। यहाँ पे आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। विच वाई लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ओवर आयरन। जिंक का लेयर आयरन के ऊपर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आयरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो उसको रस्ट से बचाने के लिए जिंक लगाते हैं, मतलब उस पर जंग ना लगे। सो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, अ लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ओवर आयरन। देन व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सॉइल को एनरिच करते हैं, जिसके वजह से ये सारे केमिकल्स जो हैं वो फार्मर्स उसमें ऐड करते हैं। इन्हीं केमिकल्स को फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। या फिर द सब्सटेंस दैट एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। देन कैन फ्रिक्शन बी मेड ज़ीरो बाय द यूज़ ऑफ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, ये हम लोग सेट 2 में देखे थे, तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, ये हम लोग सेट 1 में देखे हैं, तो इसको भी यहाँ पे स्किप कर देते हैं। देन वाई आर पिकल्स नॉट स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम और आयरन वेसल्स, ये क्वेश्चन फ्रेश है अभी फ़िलहाल। तो पिकल्स को एल्यूमिनियम या आयरन वेसल्स में क्यों नहीं स्टोर किया जाता है? जो पिकल्स होते हैं उनको अगर इन सारे सब्सटेंस में स्टोर करेंगे तो इनका नेचर है कि ये एसिडिक है। अब एसिडिक सब्सटेंस जो है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस हो जाता है। इसीलिए ही पिकल्स को आयरन या फिर एल्यूमिनियम या किसी भी मेटल वेसल्स में स्टोर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पिकल्स आर नॉट केप्ट इन एल्यूमिनियम और आयरन वेसल्स बिकॉज पिकल्स आर एसिडिक इन नेचर एंड द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस। Thus pickles should not be kept in aluminum or iron vessels. Then question number 9, fruits, milks, vegetable, egg, meat kept in fridge do not get spoiled for a longer time. Why? जब भी हम लोग फ्रिज में फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, एग्स या मीट रखते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक स्पॉइल नहीं होता है। इसका क्या रीज़न है? तो फ्रिज में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे स्लो हो जाती हैं या फिर लगभग ना के बराबर हो जाती हैं, और इसीलिए उनको अपना नॉर्मल एक्टिविटी कैरी करने में वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। और इसीलिए ही ये हमारा जो फ्रूट है वो प्रोटेक्टेड रह गया, जो भी खाना हम रखे थे वो प्रोटेक्टेड रह गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा टाइम तक स्पॉइल नहीं होगा। अब मैं आंसर रीड कर दूं, तो इन फ्रिज द टेम्परेचर इज़ वेरी लो एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ वेरी स्लो एंड इट्स इफेक्ट becomes negligible. They are unable to carry out their activities normally. Hence, on fruits, milk, vegetables, egg, meat, etc., this effect becomes negligible. Question number 10, give the constituents and uses of bronze and steel. तो एलॉयज़ को आपको पढ़ना ही है कि कौन सा एलॉय जो है वो किन चीज़ों से बनता है और उसके यूजेस क्या क्या है। तो ब्रॉन्ज़ जो है वो यहाँ पे एलॉय है कॉपर और टिन का। इसका यूज़ किया जाता है स्टैचूज़ बनाने में, कॉइन्स बनाने में और मेडल्स बनाने में। वहीं पे स्टील जो है वो एलॉय है आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल, और इसका यूज़ किया जाता है शिप्स, ब्रिजेस और रेल्स और यूटेंसिल्स बनाने में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द मेथड्स फॉर मेकिंग वाटर ड्रिंकेबल? राइट, पानी को पीने लायक बनाने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं वो आपको लिखना है। सो मेथड्स यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर ड्रिंकेबल आर by the use of candle filter. Impurities in water are removed after fertilization. कैंडल फिल्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके पास में एक ये कंटेनर है जिसमें हम लोग पानी रख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे ऐसे कैंडल के फॉर्म में फिल्टर्स लगे होते हैं, छोटे नहीं थोड़े बड़े, 2-3 फिल्टर्स रहते हैं।
जो कि जैसे आपका कंटेनर अगर ऐसे शेप का है ना, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे करके वो फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। इनका ये जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा होल होता है, और ये जो फिल्टर्स हैं ये ऐसे मटेरियल्स के बने हुए होते हैं जिसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो स्टिक होते हैं। तो जब हम लोग इसमें पूरा पानी फिल कर देंगे तो इन फिल्टर्स में इम्प्योरिटीज़ स्टिक होते जाते हैं, और इनके नीचे जो छोटा सा होल है वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी है वो नीचे जाता है। इसी को ही कैंडल फिल्टर बोलते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करने के लिए। इसके बाद वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करने से उसमें जो भी बैक्टीरियाज़ प्रेज़ेंट हैं वो सब डाई हो जाते हैं। देन वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए क्लोरीनेशन भी करते हैं। क्लोरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को ख़त्म कर देता है, उनको मार देता है। तो क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर में प्रेज़ेंट रहता है, तो पानी में ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन टैबलेट्स मिलाए जाते हैं। देन व्हाट इज़ malnutrition? So if a person does not get sufficient food or food which does not have main ingredients, then the body becomes weak. When the body does not get sufficient food, this condition is known as malnutrition. Children suffer from malnutrition. ये भी हम लोग सेट 1 में देखे हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी। Question number 13. Venus is not present, not nearest planet to the sun, then why it is the brightest? वीनस जो है वो सन के सबसे पास नहीं है, लेकिन तब भी ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ऐसा क्यों? तो वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर का थिक क्लाउड है वो ऑलमोस्ट 3/4 सनलाइट जो उसके ऊपर पड़ता है उसको वो वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है, और चीज़ें वही चमकती हैं जो उसके ऊपर पड़ने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। तो वीनस जो है वो ऑलमोस्ट सोचो सनलाइट कितना ज़्यादा ब्राइट होता है, और उसके बाद वो उस सनलाइट को जब वीनस के ऊपर पड़ता है तो उसका ऑलमोस्ट 3/4 वो वापस फेंक दे रहा है। तो ऑब्वियस है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। सो वीनस ब्राइटनेस, वीनसेस होगा ना यहाँ पे, वीनस के बाद एपोस्ट्रॉफी एस। ब्राइटनेस इज ड्यू टू thick clouds in the atmosphere which reflect back about 3/4 of the sunlight received by it. Therefore, it is not a close planet to the sun, but then also it is the brightest. Question number 14. If you prepare lime water and leave it open, what changes in this solution will take place next day and why? अगर आप लाइम वाटर बनाए और उसको खुला छोड़ दिए तो अगले दिन उसमें क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ऐसा क्यों होगा? So, if you prepare lime water and leave it open, the next day a thin layer is formed on the upper surface and water turns milky. अगर हम लोग लाइम वाटर प्रिपेयर करें और उसको छोड़ दें तो अगले दिन वो मिल्की हो जाता है, मतलब वो दूध जैसा नज़र आने लगता है, और उसके ऊपर वाले सरफेस में एक पतला सा लेयर बैठ जाता है। ये जो लाइम वाटर है जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट और क्लीन होता है, लेकिन जब उसको हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और इसके वजह से जो वाटर है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। क्लीन है मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट था, अब ट्रांसलूसेंट मतलब कि उसमें से दिखेगा तो लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखेगा, और ये वाइट कलर का हो जाता है। इसलिए लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया हम लोग बोल रहे हैं। देन व्हाट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस, हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया क्या होता है और इसको कैसे रेक्टिफाई या फिर ठीक किया जा सकता है? तो कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके जो आई लेंस हैं वो प्रॉपर नहीं रहते हैं, जिसके वजह से उनको वो चीज़ें नहीं दिखती है जो थोड़े दूर है। दूर की चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आना, इसी को ही शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इमेज है वो कहीं दूर जा कर के बनता है, आपके रेटिना पे नहीं बनता है, और इसके वजह से ही आपको चीज़ें जो है वो पास की दिखेंगी लेकिन बाहर की नहीं दिखेगी। उसके बाद फिर उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं उसका डायग्राम दिया हुआ है। तो जैसे देखो शॉर्ट साइटेडनेस का पहले यहाँ पे बताया कि जो नॉर्मली आपका बनना था इमेज वो पहले ही बन गया दूर के चीज़ों का, तो इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। अब जब हम लोग यहाँ पे लेंस का यूज़ करते हैं, लेंस भी कौन सा है तो कॉनकेव लेंस। तो जो लाइट्स आ रहे थे उनको पहले ये डेविएट कर देगा, फिर डेविएटेड लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगा तब वो सही जगह जाके कन्वर्ज होगा। तो इसको बोला जाता है कि ऐसे रेक्टिफाई करते हैं इसको। तो डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। और वही मेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया जो कि जिसको लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, तो वहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज़ कर लें क्योंकि वहाँ पे जो इमेज है वो दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। तो ऐसा लेंस चाहिए जो कि कन्वर्ज कर दे। देन 16 क्वेश्चन,
what is used as electrode and electrolyte in voltaic cell? voltaic cell में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में क्या यूज़ होता है? तो अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में देखे थे कि इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। अब इलेक्ट्रोड जो है वो दो टाइप के रहते हैं, कैथोड और एनोड। तो यहाँ पे कॉपर प्लेट एनोड पे और जिंक प्लेट कैथोड पे यूज़ होता है। 17 क्वेश्चन, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं स्टार्ट। तो विच इज़ कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल एंड वाई इज़ इट कॉल्ड सो? किसको सेल का कंट्रोल रूम बोला जाता है और क्यों बोला जाता है? तो न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम बोलते हैं सेल का, क्योंकि सेल के अंदर होने वाले सारे ही लाइफ प्रोसेसेस को जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। देन एक डायग्राम पूछा है प्रोकैरियोटिक सेल का, तो प्रोकैरियोटिक सेल का ये डायग्राम हो जाएगा। देन इसके बाद में वाई इज़ पर्सनल हाइजीन नेसेसरी फॉर टीनेजर्स? टीनेजर्स को डेली बाथ लेना चाहिए, क्योंकि उनके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनका एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, जिसके वजह से बहुत ही बैड ओडर आता है बॉडी में से। इसके बाद जो रेगुलर क्लीनिंग है बॉडी का सारे ही पार्ट्स का, वो नेसेसरी हो जाता है। अगर क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं किया जाएगा उस केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और गर्ल्स को तो और भी ज़्यादा क्लीनलीनेस मेंटेन करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और इसीलिए ही पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टीनेजर्स के लिए। देन पूछा है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ब्लड सेल एंड सिकल सेल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल ब्लड सेल्स जो हैं वो राउंड शेप के होते हैं या फिर डिस्क शेप, और जो सिकल सेल्स हैं वो सिकल शेप्ड होते हैं। नॉर्मल ब्लड सेल्स सॉफ्ट और इलास्टिक होंगे, और वहीं पे सिकल सेल जो है वो लेस इलास्टिक होगा इन कंपैरिजन टू दिस नॉर्मल ब्लड सेल्स। देन नॉर्मल ब्लड सेल्स में जो फ्लो है वो इजी होता है कैपिलरीज में, लेकिन सिकल सेल जो होंगे वो एंटेंगल्ड हो जाते हैं, आपस में ही ग्रुप्स बना लेते हैं। इसके वजह से कैपिलरीज में उनका जो मूवमेंट है वो इजी नहीं हो पाता है। नॉर्मल ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन अबाउट 120 डेज होता है, लेकिन सिकल सेल का लाइफ स्पैन ओनली 20 डेज का होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? व्हाट मेजर वुड यू अडॉप्ट टू स्टॉप देम? एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या-क्या हैं और उसको स्टॉप करने के लिए आप क्या मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं? तो कॉजेज़ में लिखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये मेजर कॉज़ है। इसके बाद में यूज़ ऑफ फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिएक्शंस, देन स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ एंड कोल, ये जो एनर्जी स्टेशंस पे यूज़ हो रहे हैं। अब इसके बाद में मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन में प्लांट मोर ट्रीज़ एंड टेक केयर ऑफ़ नियर बाई प्लांट्स ऑल्सो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो आसपास में ऑलरेडी प्लांट्स हैं उनका भी ख्याल रखें। इसके बाद जो व्हीकल्स हैं वो एयर पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ना करें, उसके लिए उनको चेक करते रहें। फिर जो सेंट होते हैं ना एयर फ्रेशनर्स, जो कि कॉस्मेटिक्स या फिर स्प्रेस ऐसा, तो इन सब का यूज़ जो है उसको अवॉइड करो। उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन मेथड जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको यूज़ में लाया जाए, और स्मोकिंग को अवॉइड करें। साथ ही में लोगों को एनकरेज करें कि स्मोकिंग जो है वो एक बैड हैबिट है, तो उसको वो छोड़ दें। इसके बाद दिया है कि जो ड्राई लीव्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं ट्रीज़ के, मतलब डाल और पेपर, वेस्ट मटेरियल्स, इन सब चीज़ों को ओपन एरिया में रख करके और उसको बर्न नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको डिस्पोज़ कर देना चाहिए। Then increase the height of chimneys of factories so the pollution gases may not accumulate at the lower level. जो चिमनीज होते हैं ना उसका हाइट बढ़ा दिया जाए, ताकि जो पोल्यूट करने वाले गैसेस उसमें से निकलते हैं वो नीचे के एटमॉस्फेयर को ज़्यादा गंदा नहीं कर पाए। देन वो सारे हैबिट्स को अवॉइड करो जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है। और में दिया है व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस ऑन द लेयर ऑफ डिपॉजिट्स ऑन द लीव्स ऑफ द नीम ट्री ऑन द रोड साइड एंड प्लांटेड अवे? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ प्लांट? यहाँ पे पूछा है कि जो रोड साइड होते हैं वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, वो भी स्पेसिफिकली आपको एग्जांपल दिया है नीम ट्री का, तो उसके जो लीव्स होंगे उसके ऊपर में एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है, ऑब्वियस है डस्ट का, क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं। तो वहीं पे जो दूसरे प्लांट्स होंगे जो रोड से दूर हैं, उसके ऊपर आपको ये लेयर नहीं दिखेगा या फिर बहुत कम दिखेगा।
तो इसका ये जो लेयर बन जाता है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उस प्लांट के बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो जो लेयर्स डिपॉज़िट हो जाते हैं नीम ट्री में जो रोड साइड में है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेज़ेंट होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेज़ेंट होते हैं और लीड प्रेज़ेंट होता है, जो कि एटमॉस्फेयर से उसमें चला गया और ये बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट देते हैं उसके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे। यहाँ पे जो लीव्स हैं ट्रीज़ के, जो दूर में है रोड से, वहाँ पे यही गैसेस आपको नहीं दिखेंगे या फिर दिख भी रहे हैं तो बहुत ही थिन लेयर दिखेगा उसके ऊपर। तो इस केस में दोनों के बीच में जो आपको कंपैरेटिवली डिफरेंस दिखने लगेगा और जो इन्वायरमेंटल ये सारी चीज़ें हैं वो उन प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करेगी जिस पे लेयर नहीं बना था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो उन सारे प्लांट्स में स्लो हो जाते हैं जिनके ऊपर डिपॉजिट जो है वो चढ़ गया था। देन 20 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ इज़ कंपोस्ट मेड। कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। तो पहले तो 1 मीटर डीप एक गड्ढा खोदते हैं और उसके बाद में उसमें अप टू 30 सेंटीमीटर तक गार्बेज और पेपर पीसेस या फिर ब्रोकन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के स्किन, कैटल डंग, इन सब चीज़ों को डाल दिया जाता है और उसके बाद में एक डंग मिक्सचर प्रिपेयर करके उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। फिर थोड़ा-सा सॉइल डालते हैं और वाटर डालते हैं उसके ऊपर। फिर दोबारा से सेम यही लेयरिंग किया जाता है। जैसे 1 मीटर का गड्ढा था तो 30 सेंटीमीटर तक पहले गार्बेजेस भरे, उसके बाद उस पे डंग, सॉइल और वाटर स्प्रे किए। देन वापस से हम लोग वही गार्बेज डालेंगे, फिर उसके ऊपर डंग जो मिक्सचर प्रिपेयर किए थे उसको स्प्रे करेंगे, सॉइल डालेंगे, पानी डालेंगे। फिर सेम चीज़ को रिपीट करेंगे। जब इस लेयरिंग को कंटिन्यू करते हैं तो 50 से 60 सेंटीमीटर तक पूरा ऐसा ही करेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ है एरिया वहाँ पे पूरा ही सॉइल भर देते हैं और उसको कम्प्लीटली ढक करके 3 से 4 मंथ के लिए छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के बाद में ऑब्वियसली वो चीज़ें जो हैं अपने आप ही वो स्पॉइल होंगी, सड़ जाएँगी उसके अंदर और फिर जो आपका गड्ढा था वो थोड़ा-सा दब जाएगा, मिट्टी वहाँ का नीचे चला जाएगा और अब ये एक ब्लैक क्रिस्पी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को ही कंपोस्ट बोलते हैं। देन शॉर्ट नोट्स ऑन मशरूम कल्चर। तो मीडियम या फिर मतलब कि व्हीट हस्क जो होता है ना, व्हीट हस्क या स्ट्रॉ, जो व्हीट का भूसा है, वो एक मीडियम है जिसमें मशरूम को कल्चर किया जाता है। तो इसको सोक कर देते हैं पानी में 14 से 20 आवर्स के लिए और उसके बाद उसको बॉईल करते हैं 2 आवर्स तक। इसको हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं, जिसके वजह से उसके अंदर जो भी फंगस या फिर जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो सब किल हो जाएंगे। अब उसमें से वाटर को ड्रेन करके इनको बाहर निकाल लिया जाता है और जो मशरूम है उसके स्पोर्स, मशरूम जो है उसके बीज नहीं होते, उसके स्पोर्स होते हैं, तो उसको इनमें डाला जाता है और उसके बाद इनको पॉलीथीन बैग्स के अंदर भर देते हैं जिसमें कि छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं और फिर इसको रूम टेम्परेचर पे अबाउट 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इस पे उसको स्टोर करते हैं। 2 से 3 वीक के बाद में जो पूरा ही मीडियम है उसमें वाइट कलर के छोटे छोटे बॉल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद ये जो पॉलीथीन है इसको रिमूव कर दिया जाता है और ये जो बॉल्स हैं उनको यहाँ पे टांग देते हैं 2 से 3 दिन के लिए और उसके बाद वो जो है स्ट्रक्चर पूरे वो छोटे-छोटे बॉल्स जो है वो छोटे-छोटे पत्थर के फॉर्म में पूरे दिखने लगेंगे आपको और इस तरह से अम्ब्रेला शेप के जो मशरूम्स हैं वो 5 टू 7 डेज़ में रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ किया जाता है क्योंकि उस पे सनलाइट अगर पड़ जाएगा, टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उनका डेथ हो जाता है तुरंत और अगर उसके ऊपर ज़्यादा मॉइस्चर मिल गया मतलब टेम्परेचर ये जो है इससे कम चला गया उस केस में फिर उस पे फंगस भी बहुत जल्दी लगता है। वो खुद में ही एक फंगस ही है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ कंप्लीट हो गया आपका सेट 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 4 को डील करेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। सेट 4 वाला वीडियो जो है वो साइंस के प्लेलिस्ट में है जो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इस पे क्लिक करके बॉटम पे जाके आप देख सकते हो क्योंकि ऊपर में सारे लेसन्स के एक्सप्लेनेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।